आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात आज के एक ऐसे फैसले की जिसका बड़ा दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, चुनावी बॉन्ड पर जो है सुनवाई करते हुए फैसला अपना सुना दिया और उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम लाई गई थी 2017-18 के अंदर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक स्कीम है। इसके तहत बैंकों के जरिए बॉन्ड खरीदकर चुनावी पार्टियों को चंदा दिया जाता था और इसमें चंदा देने वाले की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाता था। यानी आप अगर आरटीआई के जरिए भी ये जानना चाहें कि ये इस पार्टी को किसने पैसा दिया, किसने चंदा दिया, तो इसका मैकेनिज्म इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ ऐसा है कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। लेकिन फायदा क्या था? आप सरकारी बैंकों के जरिए बॉन्ड खरीदते थे, यानी काला धन जो है वो सीधा चुनावी पार्टियों तक नहीं पहुंच रहा था, आपको बॉन्ड के जरिए पैसा खरीदना पड़ रहा था, बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा जा रहा था, तो सफेद पैसा जा रहा था, व्हाइट मनी जा रहा था। जो काले धन का खेल होता है वो कुछ हद तक इसकी वजह से दबा हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आज कि यह एक मतदाता को जानने का अधिकार है कि मैं जिस पार्टी को वोट करने जा रहा हूं उसको पैसा कौन कौन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आज जो थोड़ा सा इस पर फर्क करके समझाया कि पैसा देने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो है जो किसी पार्टी से अपना उसकी विचारधारा मिलती है या वो चाहता है कि मेरे पैसे के जरिए पार्टी सत्ता में आएगी तो जो वो नीतियां कहती है उनको लागू करे। एक इस किस्म का मतदाता, वो एक आम मतदाता भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक आम नौकरी पेशा आदमी भी हो सकता है। एक दूसरा मतदाता हो सकता है, दूसरा मतदाता हो सकता है किसी बड़ी एक दूसरा डोनर हो सकता है, वो डोनर होगा कोई बड़ी कंपनी का, कोई बड़ा सेठ हो सकता है, कोई इस किस्म का व्यक्ति। और उसकी मंशा क्या हो सकती है कि मैंने ये मोटा पैसा किसी पार्टी को दिया चंदे के लिए चुनाव में, और जब ये जीत जाएगा तो मेरे लिए कुछ करेगा, जिसको कहते हैं क्विड प्रो को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो देखिए, ये टक्कर जो थी ये आपके मेरे दो अधिकारों के बीच में थी। एक सूचना का अधिकार, मुझे जो मेरा संविधान देता है कि मैं जानकारी सरकार से मांगूं और मुझे जानकारी मिले। दूसरा गोपनीयता का अधिकार कि मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस मामले में प्राइवेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को रखा है कि प्राइवेसी से ज्यादा वरीयता दी जाएगी। मेरा अधिकार है मतदाता के तौर पर कि इस पार्टी को किसने पैसा दिया ये मुझे पता चलना चाहिए। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एसबीआई को अब अपनी वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन को डेटा देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर सारे डोनर्स के नाम डालेगा, किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। जरा सा मैं आपको इसके पीछे जो डेटा है वो मैं बता देता हूं। 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी को 720 करोड़ रुपया मिला, 720 करोड़ रुपए, और कांग्रेस पार्टी से ये 10 गुना ज्यादा पैसा है। 10 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय दलों को 8,850 करोड़ रुपए का चंदा मिला था वित्तीय वर्ष 2022-23 में। और इसमें जो होता है 20,000 रुपए से ज्यादा की बड़ी जो रकम होती है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो है वो दी जाती है। भाजपा ने बताया उसको 719 करोड़ रुपया मिला है, कांग्रेस पार्टी को 894 करोड़ रुपया मिला है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को और सीपीआईएम को, ये इनके बाद आते हैं जिनको डोनेशन प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत अंतर है, पहले और दूसरे में 10 गुने का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और तमाम विपक्षी पार्टियां यही कह रही थी कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है बहुत गैप बढ़ गया है, जो पैसा बीजेपी को मिलता है और हमें जो मिलता है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। राहुल महाजन जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, वो भी चुनाव से एन पहले, क्या होगा आगे? देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कितना चंदा आया, अगर हम बीजेपी की बात करें, आपने 2022-23 की बात की, तो 2120 करोड़ रुपए आया, जिसमें 61% जो चंदा था वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। यानी वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा आता है, बाकी जो है उस तरह से भी चंदा आता है। लेकिन बात ये हो रही थी कि क्या अगर मैं किसी पार्टी को चंदा देना चाहता हूं तो मैं खुल के क्यों नहीं दूं, या मैं सामने आके क्यों नहीं देना चाहता, मैं क्यों कोई ऐसा दरवाज़ा इख्तियार कर रहा हूं जिसमें मेरा नाम जो है सामने नहीं आए कि मैंने इस पार्टी को चंदा दिया। अब बड़े बड़े, जब हम कॉर्पोरेट हाउसेस की बात कर रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे हैं जो बाकायदा चेक देकर सार्वजनिक तौर पर अपने बुक्स में भी लिखते हैं कि ये चंदा हमने इस पार्टी को दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो चंदा इकट्ठा
लेने की कोशिश सिंपल सा जवाब, मान लीजिए मैं कोई कंपनी हूं और मैं चंदा देना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी आज के सिस्टम में मान लीजिए केंद्र में सत्ता में नहीं है, राज्यों में सत्ता में है। मैंने पैसा दिया कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी की जहां सरकार है वो मुझे परेशान करेगी। मैंने बीजेपी को चंदा दिया तो कांग्रेस पार्टी की जहां राज्य में सरकार है वो मुझे परेशान करेगी, मेरा काम रोक देगी। ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो सभी पार्टियों को या ज्यादातर पार्टियों को चंदा देते हैं। फिर इतना गैप क्यों है? वो 10 गैप गुने है, का फर्क कौन है। किसको ज्यादा दे रहा है, ये बात है। अब बात आती है कि क्या इससे दूसरी पार्टी जो है आपको तंग नहीं करेगी? क्या सार्वजनिक जगहों पर आपको कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं वो पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं दिखाई देते? दिखाई देते हैं। जब वहां पे सार्वजनिक स्थानों पर उनको मिलने में, उनके साथ उनके कार्यक्रमों में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो चंदा देने में छुप छुप के क्यों देना? दूसरी बात आती है, फिर आपका इशू आता है प्राइवेसी का, जो अभी हम इससे पहले थोड़ा सा जब कैमरा नहीं था तो बात कर रहे थे कि प्राइवेसी का अधिकार। फिर प्राइवेसी का अधिकार एक ही चीज पे लागू क्यों? बाकी चीजों पे भी लागू कर लीजिए कि ईडी रेड मारती है तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहती है कि अच्छा हमने यहाँ रेड मारी, हमने इतना पैसा रिकवर किया। तो कानूनी कार्रवाई है सर, बोलो कानूनी प्राइवेसी, कार्रवाई देखिए है। प्राइवेसी तो प्राइवेसी है ना, ये भी कानून मैं के चोरी जरिए। कर रहा हूं तो मेरी प्राइवेसी थोड़ी रहेगी। मैं ही बोल रहा हूँ ना, तो प्राइवेसी मुझ का पर अधिकार चोरी का वहाँ आरोप पे- अगर है, लेकिन प्राइवेसी का अधिकार तो वहाँ पे राइट टू भी प्राइवेसी ऐसे नहीं थोड़ी करिए ना, लगेगी। आप ऐसे नहीं करिए। आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करिए, आप सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोल देते हैं? आपको कानूनी कार्रवाई करनी है ना, तो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? फिर देखिए, इसको सिलेक्टिव तौर पे अप्लाई नहीं किया बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को वे किया है और ये माना है कि भी राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रिवेल करेगा। ये जानकारी मतदाता को होनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, किस पार्टी को आ रहा है। मैं अब ये भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसका आगे असर क्या होने जा रहा है। ये सिस्टम मतलब अब जो पैसा पार्टियों को मिलना था मिल गया, अब और कोई चंदा इस माध्यम से तो जा नहीं सकता। देखिए, सबसे पहले तो ये सौरभ जी, मैं फैसला देख रहा था तो मैं भी उसमें उम्मीद करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करेगा। यानी अगर कोई एक निर्णय आया, कोई एक तरीका आया और उसको आप कहते हैं कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ठीक है, असंवैधानिक। लेकिन अब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो जो 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट है वो बता रही कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, बीजू जनता दल, इन सब का जो फंडिंग है उसकी फंडिंग का ज्यादातर वो आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तृणमूल कांग्रेस, उसको भी जो आया है वो 99.4%, यानी 327 में से 325 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से। डीएमके का 186 करोड़, उसमें से 185 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से। मैं ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जब ये चर्चा हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड आया क्यों था? क्योंकि चुनाव आयोग को लगता था, देश के जितने लोग इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़े हुए उनको लगता था कि भाई अचानक ऐसे गड्डियां बहने लगती हैं, करोड़ों रुपया इस गाड़ी में, उस गाड़ी में, चुनाव आयोग के अंदर पुलिस आ जाती है, वो पकड़ती रहती, तो शराब और पैसा। तो ये कहा गया कि भाई कोई तरीका निकालिए। तो एक तरीका ये निकला कि बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा जाए, यानी किसी के खाते में वो रकम है तो व्हाइट होगा, ब्लैक तो नहीं हो सकता, वरना यहां तो अनअकाउंटेड मनी, अनऑडिटेड मनी, बिना टैक्स वाली मनी, वो पैसा आता था। उसकी तरफ सब लोग सहमत हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सहमत हुई थी, सारी पार्टियां सहमत हुई थी। आज शायद कांग्रेस सत्ता में होती केंद्र में, या मिलीजुली सरकार होती, तो वो भी कहते सत्ता के फेवर में चंदा ज्यादा होता है, ये मूल है। उस मूल को कैसे निकाला जाएगा, उसका कौन सा रास्ता निकलेगा, इसकी बात होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, तो कोई भी, जो आपने सवाल भी पूछा, यह सच है कि जितने भी घराने हैं, उद्योग घराने हैं, वो पैसे देते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि वो पैसे किसको कितना दे रहा है ये दूसरे को पता चले, वरना वो कहेगा कि अच्छा तुमने इसको दिया, हमको क्यों कम दे रहे हो। लेकिन ये भी तो जो पब्लिक मैंडेट होता है, जिसको हम पीपल्स मैंडेट कहते हैं, जनता जिस तरफ जा रही है, उद्योगपति भी तो उधर जा सकता है या नहीं जाएगा। उसको आप कहेंगे कि तुम धंधा लेने के लिए, काम लेने के लिए कर रहे हो। मुझे लगता है इतना सामान्य ये नहीं है। ये शायद फिर से चुनाव आयोग और सारी पार्टियों को बैठना होगा। एक रास्ता चुनाव सुधार की तरफ, पब्लिक फंडिंग की तरफ, इलेक्टोरल फंडिंग की तरफ हम बढ़े थे, आज उस पर रोक लग गई। अब इसको कैसे आगे हम करेंगे, और ठीक 24 के लोकसभा चुनाव के पहले, तो कैसे हम इस पे आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। समीर जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट बात बोली कि कंपनी एक्ट में संशोधन का जो संशोधन किया है वो मनमाना और असंवैधानिक है। इसके जरिए कंपनियों को से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे लग रहा है इस डिसीजन की वजह से यह भी कहना है कि जो लोग फंडिंग दे रहे हैं वो कंपनियां कौन सी है, क्या कोई शेल कंपनी है, क्या कोई फर्जी कंपनी है, क्या कोई कंपनी सिर्फ इसलिए बन गई थी कि राजनीतिक दल को पैसा देना है, ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, तो पैसा उसमें डालो, वो पैसा किसी एक राजनीतिक दल को दे दो, बाद में सत्ता में आने पर उस दल से अपने काम करवाओ। तो ये सामने आना भी जरूरी नहीं कि जो कंपनियां फंडिंग दे रही है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है।
क्या सिर्फ उनका जन्म इसीलिए हुआ था कि किसी राजनीतिक दल को आपको पैसा देना है, कंपनी बनाओ, उसके थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो, राजनीतिक दल को दो, राजनीतिक दल उसको कैश करा ले? तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये भी निर्देश है कि भाई ये पता पड़ना चाहिए कि पैसा कौन दे रहा है। और मुझे लग रहा है सरकार अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो सरकार को दूसरा विकल्प, इसका वैकल्पिक समाधान निकालने की और सरकार को बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि इसमें ब्लैक मनी नकेल लगा रहे हैं, इसके कारण हम ये गोपनीयता रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है। और मुझे लग रहा है कोई अब नया रास्ता निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है आपको उचित लग रहा है फैसला? हाँ, मुझे लगता है ये ठीक निर्णय है, क्योंकि इसके अंदर जो सरकारों को कहना था कि ब्लैक मनी पर नकेल लगाई जा रही थी, मुझे लगता है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था इसके अंदर, बल्कि ब्लैक मनी कपिल सिब्बल की बात हम जरा दर्शकों को सुनवा दें। कपिल सिब्बल ने इसको चैलेंज किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, आज उनकी जीत हुई है बड़ी। सुबह आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे, सुनिए उनकी बात। के 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फ़ायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फ़ायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो को हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि पैसे के बदले किसने क्या क्या काम कराया है अपना, ये हमको साफ पता चलेगा। नहीं, इस पे एक फिर मतलब जाहिर है कि बड़े विद्वान वकील और 5-5 विद्वान न्यायाधीश इस पर बैठे हैं, तो उन्होंने निर्णय ठीक लिया होगा। और अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया तो एक जिम्मेदार शहरी नागरिक होने के नाते मैं वो मानता हूं। लेकिन जैसे ही कपिल सिब्बल मुस्कुराते हुए ये कहते हैं, और उनकी आप भाव भंगिमा देखिए, वो कहते हैं एक बार ये जब पता चल जाएगा 3 हफ्ते के भीतर, तो फिर पता चले किसको कितना काम मिला है। क्या इस देश के लोगों ने कभी सवाल खड़ा किया कि आज़ादी के बाद में टाटा बिरला के अलावा तीसरी कंपनी का नाम क्यों नहीं आया? क्यों इस देश में बड़ी कंपनियां नहीं खड़ी हो पाई? क्या पहले के अनुपात में अब कंपनियां खड़ी हो रही तो उसमें जो बड़ी कंपनी है वो तय करे कि इसको इतना पैसा इस पार्टी को देना है? क्या उसका अपना कोई अधिकार नहीं है? वो तय नहीं करेगी। और जैसे ही हम कहते हैं किसी कंपनी के बड़े होने और कंपनी का चंदा देना, उसको आपने जोड़ दिया, यानी वेंडेटा पॉलिटिक्स, जिसको लंबे समय से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया सब अंबानी अडानी को बिक जा रहा है, सब कोई लेके चले जा रहे हैं। शायद ये डिबेट अब उस तरफ जाएगी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म था उसका पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए उपयोग होने जा रहा है। पर क्या हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर किसी ने चंदा दिया और सरकार ने उसका फेवर किया, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा निकल के आता, देखिए दोनों चीजें निकल, हर आर्गुमेंट दोनों तरफ दिया जा सकता है वैसे। दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन जो है उसके ऑल्टरनेटिव फंडिंग के तरीके नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस देश में चुनाव करवाता है। क्या सीधा इलेक्शन कमीशन को फंडिंग नहीं कर सकते कॉर्पोरेट हाउसेस? क्यों पार्टियों को करेंगे? दूसरी चीज है कि कंसोलिडेटेड फंड, फिर क्या करे इलेक्शन कमीशन? बराबर बांट दे। हाँ बिल्कुल बांट दे। नहीं, क्यों बांट देगा? क्या दिक्कत है? क्यों एक आदमी जो है, एक राजनेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ज्यादा पैसा खर्च करवाना चाहता है अपनी पार्टी से और दूसरा कम करवाना चाहता है? आपने बिल्कुल कम्युनिस्ट वाली बात कर दी। नहीं, अब इसमें किया जा सकता है। दूसरा ये भी तरीका है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लेके उससे चुनाव करवा जाए। इसकी बातें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर बातें नहीं हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए, कुछ तो तरीका और निकालना ही पड़ेगा। सरकार, ये काम सरकार का है, तो अब सरकार को ही आगे देखना पड़ेगा कि क्या नया तरीका निकालें इलेक्टोरल फंडिंग का। एक ब्रेक ले रहे हैं हम कहानी कुर्सी की में। आगे हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन पार्ट 2 की। किसान कह रहे हैं कि आज हमारी बातचीत हो रही है तो फिलहाल हम बैठे हैं, यानी आज हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। पंजाब बॉर्डर